तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने मार्क मैनसन की बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक की हिंदी समरी। तो पूरी बुक ना पढ़कर हर चैप्टर को मैं एक छोटे छोटे समरी में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ और अगर लास्ट तक आप लोग सुनते हो तो लाइक करते हुए भी जाना। चार्ल्स बुकोवस्की एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी। तो अध्याय 1 है, कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स बुकोवस्की एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी और ज़िंदगी से हारा हुआ ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कभी कोई लेना चाहेगा। इसलिए लेखक इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से करता है। बुकोवस्की शुरू से ही एक लेखक बनना चाहता था, मगर उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मखौल मीन्स मजाक उड़ाया था। इस बात से दुखी होकर बुकोवस्की गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा शराबी बन गया। अपनी ज़िंदगी के करीब 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद बुकोवस्की को एक दिन मौका मिला। एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बुकोवस्की को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तब उसने अपनी पहली किताब लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 किताबें और लिखी। इसके साथ ही उसने कई सारे कविताएं भी लिखी और उसकी किताबों को 2 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी। ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। लेकिन बुकोवस्की की कब्र के पत्थर पर लिखा था, कोशिश मत कीजिए। बुकोवस्की के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये है कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में स्वीकार किया और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी। न ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और न ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद पे काबू नहीं रख पाते और आप इसे काबू नहीं रख पाते हैं ये सोचकर आपका गुस्सा और बढ़ता है। ज़रा सोचिए कितने मज़े की बात है कि आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप इस गुस्से से बचने के कोई रास्ता निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहा है। तब आप खुद से और अपने इस गुस्से की समस्या से नफरत करने लगते हैं। जब आप कभी अपने अकेलेपन को लेकर उदास होते हैं तो आपके मन में उदासी से भरे ख्याल मंडराने लगते हैं। आप अपनी उदास ज़िंदगी और अकेलेपन के बारे में घंटे सोचते रहते हैं और सोचकर और भी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं जहन्नुम का फीडबैक लूप। ज़रा याद कीजिए कि आपके दादाजी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त में जब कोई किसी को अपने से बेहतर देखता तो बेशक कुछ पल उदास होता, मगर फिर अपने काम में लग जाता था, ये सोचकर कि यही तो ज़िंदगी है। लेकिन अब अगर 5 सेकेंड के लिए भी दुखी होते हैं तो आपको सबकी ज़िंदगी अपने से बेहतर लगने लगती है। आप खुद पे इतना शर्मिंदा हो जाते हैं कि जैसे कि सब कुछ हार बैठे हो और फिर अपनी इस शर्मिंदगी से आपको खुद पे और भी शर्माने लगती है। शर्मिंदगी के इस गोल चक्कर में आप फंस से रह जाते हैं। इसलिए तो ज़रूरत है कि इन बातों को लेकर ज़रा भी परेशान ना हुआ जाए। अगर आप उदास हैं तो कोई शर्म की बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। शर्मिंदगी के इस चक्कर यानी लूप से बाहर निकलिए और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उन्हें कहिए कि भाड़ में जाओ। आपके साथ सब अच्छा है, अच्छा हो यही सोचना सबसे बड़ी बात है। और अगर फिलॉसफर एलन वाट्स की माने
तो अपने साथ हुए नेगेटिव अनुभवों को स्वीकार करना ही असल में खुद एक बड़ा पॉजिटिव अनुभव है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर यही सच है। जितना ज़्यादा आप खुशियों के पीछे भागोगे, उतने ही ज़्यादा दुखी रहोगे। दूसरे शब्द में कहें तो ऐसी कोशिश भी ना करा जाए, ऐसी कोशिश भी ना करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस होते हैं तो वही चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय कि आप उसके पीछे भागते हैं। जैसे जब आप जिम जाते हैं तो वर्कआउट करने में आपको काफ़ी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन इस दर्द का इनाम आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग मसल के रूप में। थोड़े से पेन के बदले आपको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। इस तरह जब आप अपनी किसी काम में नाकामयाब होते हैं तो यही हार आपकी किसी फ्यूल की तरह काम करती है और आप अपने कोशिश में दुगने जोश के साथ फिर से जुट जाते हैं। दर्द को रोकने की कोशिश करना आपको बाद में और भी ज़्यादा दर्द का एहसास कराता है। दर्द या हार जो भी आपको मिले उससे रोकिए मत, बस उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। फिर देखिए, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। परवाह ना करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ किए शांति से बैठे रहें या एकदम किसी पत्थर की तरह बेअसर हो जाए, क्योंकि सिर्फ मुर्दा को कुछ महसूस नहीं होता। जिंदा आदमी तो सब कुछ फील कर सकता है, और हम आपसे ऐसा करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि परवाह ना करने का मतलब है कि कैसे भी हालत आए बस आराम से बैठिए, और फिर चाहे आपकी सोच औरों से अलग ही क्यों ना हो, आप अलग सोचिए, अलग बनिए, यही बेहतर है, बजाय कि आप चिकना घड़ा बने। चिकना घड़ा तो समझते होगे ना आप, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग बुजदिल और मूर्ख होते हैं। आपको चिकना घड़ा नहीं बनना है, बस बेपरवाह बनना है, जिससे आप फालतू की टेंशन से बचे रहें। लेकिन कभी कभी आपको चीज़ों की परवाह भी करनी पड़ती है। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी आपको सच में परवाह करनी चाहिए। हमारे लेखक की माँ के साथ ऐसे ही घटना थी। दरअसल एक बार उनकी एक सहेली ने उन्हें काफ़ी बड़े रकम का चूना लगा दिया था। अब अगर लेखक बिल्कुल ही बेपरवाह होता तो जो उसकी माँ के साथ हुआ उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करता, मगर लेखक ने अपनी माँ का भरोसा दिलाया है कि वे वकील की मदद लेंगे और इस इंसान को सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे उस इंसान की परवाह नहीं थी। He don't give a fuck about him। तो ये था चैप्टर 1 का समरी। अब चैप्टर 2 है खुशियों के पीछे मत भागिए। 2500 साल पहले की बात है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसके लिए बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो अपने बेटे के दुनिया की हर चीज़ देना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। अपने बेटे को खुश करने के लिए उसने बहुत बड़ा महल बनवाया जिसके चारों ओर ऊंचे दीवारें थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। वो उसे हर दर्द हर तकलीफ से बचा कर रखना चाहता था। महल में राजकुमार के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर राजकुमार फिर भी खुश नहीं रहता था। वो इस ऐशो आराम से अब उबने लगा था। वो अब महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन मौका देखकर वो महल से बाहर निकल गया। अपने राज्य में घूमते हुए राजकुमार को पहली बार दर्द का एहसास हुआ जब उसने भूखमरी और बीमारी से तड़पते हुए गरीब इंसान को देखा। उन्हें देखकर राजकुमार दुख में डूब गया। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे आज तक इस सच्चाई से अनजान रखा था। उसने फैसला किया कि वो राजपाट छोड़कर भिक्षुक का जीवन जिएगा, और उसके बाद राजकुमार चुपचाप बिना किसी को बताए महल छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ साल जंगल में गुजारने के बाद राजकुमार को इस एहसास हुआ कि उसकी इस कठिनाई, तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तकलीफ़ दे हो वो आपके लिए अच्छी और फ़ायदेमंद हो। उसने ये जाना कि जीवन अपने आप में एक तकलीफ़ है।
अमीर आदमी अपने पैसे की वजह से तकलीफ़ सहता है और गरीब आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी होती है। असल बात तो यह है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। हम तकलीफ़ इसलिए सहते हैं क्योंकि इससे हमें इंस्पायर्ड होती है, इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं और जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन की तकलीफ़ हमें लड़ने की ताकत देते हैं। हम हर हाल में खुद को बचाए रखने की जिद्दोजहद करते हैं। दर्द ही हमें सिखाता है कि हम चीज़ों पर ध्यान दें जब हम लापरवाह होते हैं। इसलिए तो खुशियों और सुख सुविधा हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होती है। कभी कभी दर्द भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल पेन भी बड़े काम की चीज़ है जो हमें भविष्य से बेहतर फैसले लेना सिखाती है। खुशियाँ कभी भी बिना मुसीबतों से लड़े नहीं पाई जा सकती। दूसरे शब्द में कहें तो परेशानियों का दूसरा नाम ही खुशियाँ हैं, क्योंकि जब आप अपनी समस्या सुलझा लेते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपके चेहरे पर झलकने लगती है। तो इस तरह अपनी तकलीफ़ों को अवॉइड ना करना ही आपकी खुशी की चाबी है। यहाँ पर खुशी का कीवर्ड असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। भावनाओं को हमेशा ही बड़ा चढ़ाकर माना जाता है। हमारी इमोशन आखिर क्या है? भावनाएं यानी इमोशंस दरअसल हमारी दिमाग ही तो है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे ठीक किया जाना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में कहे तो हमारे नेगेटिव इमोशन हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे पॉजिटिव इमोशन का मतलब है कि हमारा दिमाग हमें सही चीज़ करने के लिए इनाम दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। इस सवाल में कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ही आम सा सवाल है ये। इसके बजाय सवाल होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किस तरह से तकलीफ़ से गुजरेंगे या गुजरना चाहेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, मगर आप अपने स्ट्रगल खुद चुनिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ बिना किसी तकलीफ़ के सिर्फ रिवार्ड चाहते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि बिना कुछ किए आपको सब मिल जाए। तो अपने लिए खुद ही तकलीफ़ें चुन लीजिए, क्योंकि आखिर तो ज़िंदगी आपको फिर भी दर्द ही देगी और वो आपके लिए ज़्यादा दर्दनाक होगी। चैप्टर 3, आप औरों से अलग नहीं। एक आदमी जिसका नाम जिमी था, हमेशा कोई न कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी ज़िंदगी बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप के पैसे पर ही जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडिया पर खर्च करता उतना ही पैसा बाद में उड़ा देता था। उसका कोई आइडिया भी सफल नहीं हुआ, मगर जिस तरह से वो बातें करता था और खुद पर यकीन रखता था वो बहुत ही प्रभावशाली था। उसका ये अंदाज आपको उसका फ़ैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ़ क्यों ना हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई। हम सब अलग और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है, मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए बना है। फेल होना हमारी ग्रोथ का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी वजह के खुद का खाशम खास समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया। सेल्फ इस्टीम की भावनाओं के साथ एक परेशानी यह है कि आपकी सेल्फ इस्टीम इस पैमाने से नापता है कि आप कितने पॉजिटिव सोच सकते हैं, जबकि असल में इससे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की समझ चाहिए होती है कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितने जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ़ का झेल आप 100% परफेक्ट है, तो आप कैसे अपने जीवन के परेशानियां दूर कर पाएंगे। आप अपनी सफलता के सपने ही देखते रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए कुछ करने के लिए आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां होती है
जिनका कोई हल नहीं सूझता, तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या तो बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है कि हम बेस्ट हैं या बहुत बुरे हैं। बहुत से लोग ऐसे मौक़ों पर अच्छाई और बुराई के इन दो एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसा कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ आपके साथ ही घट रही है। ऐसे कई और लोग होंगे दुनिया में जो बिल्कुल आप ही के जैसे हालात से गुजर रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपको तकलीफ़ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि अक्सर स्पीकर्स को बैन कर दिए जाते हैं या स्कूल के करिकुलम से कोई किताब हटा दी जाती है क्योंकि उनसे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंच रही होती है। ऐसा करना एक तरह से खुदगर्जी है या एक सेल्फ एंटाइटलमेंट की समस्या। हम से हर कोई अनोखा या हटकर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वाक्य जो आजकल बहुत ही इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सुनाई देते हैं। हम सब में कुछ खास है। ज़रा सोचिए कि अगर हम सब अनोखे हैं तो हम सब तो एक जैसे ही हो गए ना। तो अब इनमें अनोखापन कहाँ बचा? हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करते तो बेहतर होगा। हम सब आम हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम एवरेज है। सच बात तो यह है कि लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। वे महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वे अभी महान नहीं है। उनकी यही सोच उन्हें महान बना सकी। ज़रा इसके बारे में सोच कर देखिए। दुख की कीमत। 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 महीने बाद की बात है। ओनोडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहाँ पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद को फार्म्स को शूट करता रहा। जापानी सरकार ने उसे ढूंढने में पूरे 30 साल लगा दिए मगर कभी कामयाब नहीं हो पाया। उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हिप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिनों बाद में ही वो कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनोडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रहा, इस पर ओनोडा ने कहा कि उसे कभी भी हार नहीं माना, इसलिए और उसे ऑर्डर भी नहीं दिया गया था, इसलिए उसने कभी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूजलेस और बेवकूफ़ी चीज़ें पर लगा देता है। जैसे कि लेफ्टिनेंट ओनोडा ने अपनी ज़िंदगी 30 साल कीड़े खाकर, गंदगी में सोकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने में लगा दिए जो हो ही नहीं रही थी। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्याज हो। इसके बहुत सी परतें होती है और जैसे जैसे ये परतें उतरती है आपके आंसू बहते हैं। इसी पहली परत है खुद की भावनाओं को जानना। दूसरी परत होगी ये समझना कि इन भावनाओं की वजह क्या है। एक बार जब हमें इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है। और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकना। हम अपने मकसद इन्हीं भावनाओं के आधार पर चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत मकसद चुन लेते हैं तो सभी फीलिंग्स और इमोशंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम किसी को तभी कदर करते हैं जब उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। कुछ ऐसे आम वैल्यूज होते हैं जो हर किसी के एक परेशानी का सबब है मगर इनका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं होता। और ये वैल्यूज है खुशी। देखा जाए तो सबसे बड़े वैल्यू है मगर हम हर चीज़
सिर्फ खुशी की खातिर तो नहीं करते हैं, और ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हालांकि लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपने इन दुखों को खुद से दूर करने की फिजूल कोशिश की तो यकीनन आप और ज़्यादा दुखी होगे, क्योंकि खुद दुख तो आते रहेंगे। बस आपको उनसे कुछ सीखने का तरीका ढूंढना है। मटेरियल सक्सेस, सफलता को कभी भी धन दौलत से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है या आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है वगैरह। इसके बजाय आप कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती है, औरों के लिए आपके दिल में कितना प्यार है। जैसे बातें माने रखने चाहिए, ना कि आपका जोड़ा हुआ रुपया, पैसा या गाड़ी बंगला। जो लोग आपने पैसे का रोब दिखाते हैं वो न सिर्फ छोचरे होते हैं बल्कि एक तरह से बेवकूफ़ भी लगते हैं। पॉजिटिव रहना, ये सच है कि पॉजिटिव सोच रखने के अपने फ़ायदे हैं, मगर हर बार ज़िंदगी में सब पॉजिटिव और अच्छी हो ये सोच कर चलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। असल ज़िंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और आपको ये सच स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो फीडबैक लूप के चंगुल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आप अपने मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशन को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे तो भी ज़्यादा नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएंगे। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है तो उसे रोकिए मत, बस सोचिए कि अगर ऐसा हो भी गया तो आपका सामना कैसा होगा। चैप्टर 5, आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान रहते थे। क्या क्या परेशानियां नहीं थी उन्हें, आँखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और बाकी और भी कई जानलेवा बीमारियों से वे जूझ रहे थे। इन बीमारियों की वजह से उनका ज़्यादातर जीवन घर में बंद होकर ही गुजरा था। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक़ था, तो वे सारा दिन पेंटिंग बनाया करते थे। हालांकि किसी को नहीं लगता था कि वे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए कुछ नया किया, मगर वे सब कुछ छोड़कर अमेजन रेन फॉरेस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपेडिशन करने चले गए। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी सेहत भी उनके साथ दिया, लेकिन फिर उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे वे मरते मरते बचे। उन्हें अपना एक्सपीडिशन बीच में छोड़ना पड़ा। उनके सभी साथी आगे बढ़ गए थे और वे अकेले ही साउथ अफ्रीका में रह रहे। किसी तरह वहाँ से निकलकर वे न्यू इंग्लैंड पहुँचे, जहाँ उनके पिता, जो पहले से ही उनसे निराश थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। अपने जीवन के तमाम तकलीफ़ झेलने के बाद एक रात जेम्स ने फैसला किया कि अब से वे अपनी ज़िंदगी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और अपने जीवन को बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि अब अगर उन्होंने हार मानी तो वे पक्का सुसाइड कर लेंगे। खैर, बड़ी बात को छोटा करके हम बताना चाहते हैं कि विलियम जेम्स ही वे इंसान थे जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जन्मदाता बने। ये कहानी सीख देती है कि आपके कामों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, ना कि दूसरे के भरोसे रहकर बैठना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपसे एक हफ्ते में 30 किलो वज़न कम करने को बोलते हैं, वरना वो छोड़ कर चले जाएंगे। वैसे शर्त सुनकर आपका दिमाग तो ठनक ही जाएगा, क्यों, है ना? अब सोचिए कि आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं और 30 किलो वज़न कम भी कर लेते हैं। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा ना? मगर अब आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्यों बदल गई? क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए बोला गया था या आपने खुद नहीं चुना था। मगर जब आप चीज़ें खुद अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से गुजर कर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियां भी खुद ही चुनिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी समस्या कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
जिसे आमतौर पर ओसीडी भी कहा जाता है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी का कोई ठोस इलाज भी तक नहीं मिल पाया है, हालांकि इसे कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वे कैसे इस बीमारी को मैनेज करते होंगे? इसका जवाब है अपने विचारों को बदल के। जो लोग जम्स से डर से सारा दिन हाथ धोते रहते हैं, उन्हें सीखना होगा कि हम चाहे जो कर लें, जम्स हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। इन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है। कुछ लोग जो इस डर से उनके परिवार मर जाएंगे अगर वे एक जगह पर बार बार टैप नहीं करेंगे, उन लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि मौत एक दिन सबको आनी है। जो जन्म लेते हैं वो एक दिन मरते रहे और वे इसे किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। बजाय एक ही विचार में उलझने के ज़िंदगी में और भी कुछ बहुत मीनिंगफुल किया जा सकता है। ऐसे विचार आते हैं तो उन्हें आने दें, उन्हें रोकिए नहीं। अध्याय 6। आप जो भी सोचते हैं गलत है। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। अधूरी यादें अपने आप में एक मुसीबत है। आप किसी चीज़ पर पूरा यकीन रखते हैं पर वो बात झूठ निकलती है, क्योंकि वो एक झूठी यादें होती है जो आप अपनी यादों में समाये रहते हैं। मेरेडिथ मारन, जो एक लेखक और जर्नलिस्ट है, एक बार उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे बच्ची थी तो उनके पिता ने उनका बलात्कार किया था। उन्हें अचानक से एक दिन ये बात याद आई, मगर इस बात से उनकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई और सालों बाद सच सामने आया कि ये महज उनकी मन की कल्पना थी। बात बहुत पुरानी नहीं है जब साइंटिस्ट माना करते हैं कि आँख दरअसल फिलोगिस्टन नामक चीज़ से बनती है और औरत को लगता है कि कुत्ते का पेशाब चेहरे पर मलने से वे सदा जवान बने रहेंगे। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखते हैं। फिर जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका प्यार नाम से चीज़ से यकीन उठ जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद फिर से प्यार में पड़ते हैं, फिर से किसी के साथ ज़िंदगी बिताने की सोचते हैं। असल में हम सब चीज़ों को लेकर कभी न कभी गलत होते ही हैं और इसे स्वीकारने में कैसे शर्म, ये तो सबके साथ होता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, और देखा जाए तो इससे एक तरह की सीख ही मिलती है हमें। पुख्ता यकीन हमेशा ही विनाश यानी ग्रोथ का दुश्मन हो रहा है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम मान लेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। हम अपने ही दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए साइंस में कुछ भी पुख्ता नहीं है, यानी साइंस ऐसी भी चीज़ों के लिए ठोस यकीन नहीं रखता है। हर बात की संभावना ज़रूर होती है और अगर कोई चीज़ यकीन से कही जाए तो उस पर भी कोई ना कोई डिबेट की गुंजाइश होती है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो या वो मन में ही सही है। यकीन अपने आप में एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। सोचिए ज़रा कि आप किसी साथी का प्रमोशन हो जाती है जबकि आपको यकीन था कि प्रमोशन आपको मिलेगा। ऐसे सूरत में आपके पुख्ता यकीन ने आपको धोखे में रखा और आपको बुरा भी लगा, और यही यकीन आपको इनसिक्योरिटी की वजह बनती है। चैप्टर 7। फेल होना एक कदम आगे बढ़ना है। हमारी इस किताब को लेखक खुद ही बड़ा किस्मत वाले समझते हैं। जानते हो क्यों? जब वे ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था। उनकी रूममेट 3 महीने का भाड़ा उनके सर पर डालकर गायब हो गया। अब लेखक ने इन चीज़ों से निपटने में मुश्किल तो आई, मगर उन्होंने कोशिश की कि उनके सर ज़्यादा कर्ज ना चढ़े। वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर होने के बावजूद इन दुनियाओं के तौर तरीके सीख लिए थे। उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वो पहले से ही रॉक बॉटम में थे। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था। उसके बाद जो भी उनके साथ होता बेहतर ही होता।
महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा मशहूर है। एक बार बुढ़े पिकासो एक कैफ़े में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रहा था। कॉफ़ी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ चित्रकारी भी करते जा रहा था। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहा था कि वहाँ बैठी एक औरत ने उस नैपकिन को खरीदने की गुंजाइश की। पिकासो मान गए और बदले में $2000 मांगे। वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गई। इतने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि इसे बनाने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लगे थे, न कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वो ना जाने कितने बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी, इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे हो, क्योंकि उन्हें अभी इस बात का इल्म नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हम में से बहुत लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो यह है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए आप सफल नहीं हो सकते। अपने गोल ऐसे चुने कि आप उन्हें कंट्रोल कर सके, न कि वो आपको, क्योंकि अपने गोल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो आपको कंट्रोल करेगा। ज़िंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों ना हो। दर्द को अपने जीवन में आने दें, ये आपको और भी मजबूत बनाएंगे। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं है, तो सोचिए आप जितने नहीं हारने वाले, खुद को हारा हुआ पहले ही महसूस कीजिएगा। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बस एक कल्पना मात्र है, एक ऐसा लूप जिसका कोई छोर नहीं है। तो सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ हासिल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट हो पाएंगे। इसी को लेखक ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहा है। अध्याय 8, न कहना सीखें। रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी सबको पसंद है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये कोई ख़ास कहानी नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट के घर वाले एक दूसरे से नफ़रत करते थे। बावजूद इसके दोनों को प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया, और जब यह बात उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने ये शादी तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो जूलियट ने एक तरह का जहर पी लिया, जिससे वो पूरे दिन सोती रही। ये बात रोमियो नहीं जानता था। उसे लगा कि जूलियट ने सुसाइड कर लिया है, तो उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन बाद जब जूलियट नींद से जागी तो उसे रोमियो की मौत के बारे में पता चला, और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। कितनी वाहियात कहानी है ना। इसमें ऑडियल जैसा कुछ नहीं है। 2 लोग बेवजह ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शेक्सपियर ने ये कहानी सिर्फ ये बताने के लिए लिखी है कि प्यार करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। सच बात तो यह है कि जब 2 लोग ज़िंदगी की परेशानियों से बचने के लिए प्यार का सहारा लेते हैं, तो ऐसे रिश्ते में कोई दम नहीं होता। ऐसे लोग प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबतों का पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। वही जिनका प्यार सच्चा होता है, वो अपनी परेशानियों से वाकिफ़ होते हैं और अपने साथी के साथ मिलकर उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। वे मुसीबतों से भागते नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। हर रिश्ते एक दायरे में ही निभाया जा सकता है। अपनी परेशानियों को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है और उनका हल आप ही निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकार करने भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में ही हाँ बोलें, कभी कभी ना बोलना ही सही रहता है। अब जो लोग आपको पसंद नहीं है, तो ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप किसे अपना दोस्त चुनते हैं। आपको रिजेक्ट करना सीखना होगा। जो लोग हर बात में हाँ बोलते हैं, वे असल में कोई भी सही राय नहीं बना पाते। किसी एक ही रिश्ते को या एक ही करियर में अपना सब कुछ दे देना वाकई में ख़ास होता है, और ये तभी होता है जब आपको दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, किसी चीज़ की कीमत तभी महसूस होती है जब आप परवाह नहीं करते।
किसी भी रिश्ता जब आप झूठ का सहारा लेते हैं तो वो रिश्ता ईमानदार नहीं रहता। अपने पार्टनर की झूठी तारीफ करके भले ही आप उसकी खुशामदी कर ले, मगर वो सरासर झूठ होगा। इससे तो बेहतर है कि अपने साथ और अपने पार्टनर से ईमानदार रहें। अध्याय 9। और एक दिन आप मर जाएंगे। लेखक के एक दोस्त थे जिसका नाम था जोश। एक रात जब दोनों एक पार्टी में गए हुए थे तो जोश ने अचानक एक ऊंची सी जगह से छलांग लगाने की सोची। वो जगह इतनी ऊंचाई पर था कि कोई भी वहाँ से कूदने का सोच नहीं सकता था, लेकिन हाँ, शराब के नशे में कोई उस जगह से कूदने का ख्याल दिल में ला सकता था। तो शराब के नशे में जोश भी यूं ही मजाक में वहाँ से नीचे कूद गया। जहाँ से वो कूदा था उसके नीचे एक बड़ी सी झील थी। वो सीधा उस झील में गिरा और पानी में डूबकर मर गया। इस घटना का असर लेखक के दिमाग पर इतना गहरा हुआ कि पूरे 12 सालों तक वो इसके गम में डूबा रहा और गहरे डिप्रेशन में चला गया। उस दिन उसने सपने में देखा कि जोश उससे कह रहा था, तुम्हें मेरे मरने की इतनी चिंता क्यों है, जबकि तुम हर दिन मर मर के जी रहे हो। लेखक को तब एहसास हुआ कि जो जोश के साथ हुआ उसे लेखक बदल नहीं सकता था। वो उसके हाथ में नहीं था, फिर भी वो खुद को उसके लिए जिम्मेदार समझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं है, वो तो एक दिन सबको आनी है। मगर उसके डर से हम अपने आज का जीना छोड़े। अपने दोस्त की मौत ने लेखक को असल में एक ज़्यादा जिम्मेदार और बेहतर इंसान बना दिया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मौत ने उसे जीना सिखा दिया। बेशक उसकी ज़िंदगी भी अभी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, मगर फ़र्क ये था कि अब वह उसकी परवाह नहीं करता था। उसे पता चल चुका था कि ज़िंदगी 2 पल के मेहमान है, क्योंकि इसलिए क्यों ना हर पल खुश रहकर जिया जाए। अब सब मौत से डरते हैं, मगर भूल जाते हैं कि मौत को टाला नहीं जा सकता। अगर मौत ना हो तो ज़िंदगी की अहमियत क्या है। मौत का डर दिल से निकाल कर हर पल को भरपूर जिए। मगर सबसे अहम बात है कि मरने से पहले हम कैसे जिए, कि दुनिया हमें मरने के बाद याद रखे। एक थ्योरी है जिसे बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार किसी तितली के अफ्रीका में अपने पंख फड़फड़ाने से फ्लोरिड में हरिकेन का असर आता है। आपके एक एक्शन से इस दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है, मगर वो एक्शन क्या होगा ये आपको तय करना होगा। ज़्यादातर लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि या तो इसका जवाब ढूंढना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, या फिर उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। हालांकि इस सवाल को इग्नोर करने का सीधा अर्थ है कि हम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जैसे हालात है उसी हिसाब से जिए जा रहे हैं। यकीन मानिए, आप ग्रेट हैं। बेशक आपके पास बहुत बड़ी धन दौलत नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, फिर भी ऐसा मानने से आप खुद को ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी काम करेंगे उसे बहुत परफेक्शन के साथ करेंगे। आप अपने लिए जो चुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे, और एक दिन आप मर जाएंगे बाकी लोगों की तरह। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बस याद रखिए कि मौत उसी को आती है जो जिया हो। खुद को खुशकिस्मत समझिए और अपने आप को जीने का मौका दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये बुक की समरी ख़त्म होती है। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ मैंने की है, बीच बीच में हो जाती है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों, अपने खास साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नॉवेल या बुक के समरी के साथ। वो भी अगर आपको चाहिए किसी बुक की स्पेशल समरी तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिए, बाय।